नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर मंथली रिवीजन सीरीज में। आज हम 1 से 30 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति कब से कब तक के लिए लागू की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू की गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 को मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ में नवीन औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू होगी, जिसका स्लोगन जो है अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन 2047 है। लक्ष्य जो है वो समग्र औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार सृजन एवं अग्रणी औद्योगिक राज्य की परिकल्पना करना है। इस नीति के तहत प्रथम बार 1000 से अधिक स्थानीय रोजगार सृजन करना है। इस नीति के माध्यम से युवाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर आत्मनिर्भर बनने के लिए उद्यम क्रांति योजना का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए अनुदान युक्त ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद यह छठवीं औद्योगिक नीति है। नई औद्योगिक नीति प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार, पर्यटन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। इस नीति में राज्य के सभी जिलों के विकास खंडों को 3 श्रेणियों समूह 1, 2 और 3 में बांटा गया है। इसमें कोर सेक्टर जैसे स्टील, ताप, विद्युत व एल्यूमिनियम के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। नई औद्योगिक नीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व रोबोटिक्स उद्योग के लिए 50% अधिकतम 450 करोड़ का अनुदान रखा गया है। वहीं फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अनुसंधान पर भी 3 करोड़ तक का अनुदान रखा गया है। और ध्यान रखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नवीन औद्योगिक नीति कब लागू की गई है? 1 नवंबर 2024 को लागू की गई है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का विमोचन कब किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 14 नवंबर 2024 को किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 14 नवंबर 2024 को नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का विमोचन किया है। उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले के मुक्ता राजा गांव में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, जांजगीर चांपा में बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2024-30 के लिए बनी नई औद्योगिक नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए गए हैं। इसमें जांजगीर चांपा के मुक्ता राजा गांव में 111 एकड़ क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क बनेगा। वहीं नवा रायपुर के सेक्टर 22 में 140 एकड़ में फार्मास्यूटिकल पार्क बनेगा। साथ ही राजनांदगांव और जांजगीर चांपा क्षेत्र में बहु उत्पाद औद्योगिक क्लस्टर बनाया जाएगा। इसके अलावा जगदलपुर के नजदीक 118 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। वर्ष 2024-30 की औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़ की छठवीं औद्योगिक नीति है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश के कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 56वें क्रम का टाइगर रिजर्व बना है। छत्तीसगढ़ को बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के रूप में एक नया टाइगर रिजर्व मिल गया है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश में अधिसूचित होने वाले 56वां टाइगर रिजर्व बन गया है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अधिसूचित किया गया है। इसके साथ ही अब छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 2829 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 1254.586 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन है, 1438.451 वर्ग किलोमीटर संरक्षित वन है और 136.35 वर्ग किलोमीटर राजस्व क्षेत्र शामिल है। इसमें कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो है वो 2049.2 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। इसका बफर क्षेत्र जो है वो 780 वर्ग किलोमीटर का है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। यह इसे आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और असम के मानस टाइगर रिजर्व के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनाता है। इस टाइगर रिजर्व की जो है वो कनेक्टिविटी पश्चिम में संजय डुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से, पूर्व में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और दक्षिण में पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड से जुड़ा हुआ है, जो बाघ संरक्षण के लिए एक बड़ा सतत क्षेत्र बनाता है। जैव विविधता में
भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व से 365 अकशेरुकी और 388 कशेरुकी सहित कुल 753 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अक्टूबर 2021 में गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने के लिए अंतिम मंजूरी दी थी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किए जाने की जानकारी देश को दी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कब से शुरू होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 14 नवंबर 2024 से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 14 नवंबर को बालोद जिले के नवीन धान उपार्जन केंद्र भाटा गांव से छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी महापर्व का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदे का कार्य 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक किया जाना है। साथ ही कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी की जा रही है। इस वर्ष राज्य में समर्थन मूल्य पर 160 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन अनुमानित है। छत्तीसगढ़ में 2739 उपार्जन केंद्रों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान क्रय किया जाएगा। किसानों को उनके बेचे गए धान की एवज में राज्य शासन द्वारा 72 घंटे के भीतर उनके बैंक खाते में भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले के धूड़मारास गांव को ने अपनी जगह बनाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले के धूड़मारास गांव ने अपनी जगह बनाई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के छोटे से गांव धूड़मारास ने देश और दुनिया में अपनी अनोखी पहचान बनाई है। बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धूड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से चयनित 20 गांवों में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के धूड़मारास ने अपनी जगह बनाई है। धूड़मारास गांव ने दुनिया भर के उन 20 गांवों में से एक है जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, बस्तर ओलंपिक 2024 के लोगो और मस्कट का अनावरण निम्न में से किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री विष्णुदेव साय ने किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 2 नवंबर 2024 को अपने निवास कार्यालय में बस्तर ओलंपिक 2024 के लोगो और मस्कट का अनावरण किया है। बस्तर क्षेत्र के युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बस्तर की खेल प्रतिभाओं को सामने लाने और बस्तर की जनता का शासन से मजबूत संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से 5 नवंबर से 10 दिसंबर तक बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जा रहा है। बस्तर ओलंपिक में 11 खेल विधाओं के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर किया जा रहा है। बस्तर ओलंपिक 2024 का लोगो प्रतीक चिन्ह के बाईं एवं दाईं ओर बस्तर क्षेत्र के ख्याति प्राप्त परंपरागत वाद्य यंत्र तुरही को दर्शाया गया है। तुरही बस्तर क्षेत्र में मड़ई मेलों में देवी देवताओं के सम्मान में बजाई जाती है और गांव में सभी को सूचना देने हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है। लोगों के मध्य में हिंदी में बस्तर ओलंपिक 2024 लिखा हुआ है। साथ में इस क्षेत्र के खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु ओलंपिक खेल विधा, तीरंदाजी, हॉकी, भारोत्तोलन, फुटबॉल एवं वॉलीबॉल के लघु चिन्ह को दर्शाया गया है। लोगों के नीचे की ओर बस्तर क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय भाषा बोली गोंडी में करसाए तब बस्तर बरसाए तब बस्तर का स्लोगन वाक्य लिखा है, जिसका हिंदी में अनुवाद खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर होता है। बस्तर ओलंपिक 2024 के शुभंकर यानी मस्कट के बारे में जान लेते हैं। बस्तर ओलंपिक 2024 के शुभंकर में वन भैंसा एवं पहाड़ी मैना को मुख्य रूप से दर्शाया गया है। वन भैंसा छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु तथा पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी है। यह शुभंकर वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य से तैयार किया गया है। शुभंकर में राजकीय पशु वन भैंसा को खेल परिधान के रूप में मतलब टी शर्ट में दर्शाया गया है। वन भैंसा के सींग पर बैठी खुशहाल पहाड़ी मैना खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले में वन भैंसा अधिक संख्या में मिलते हैं। बस्तर क्षेत्र के घने जंगलों एवं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहां प्रकृति दर्शन कार्यक्रम संचालित कराया जा रहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नंदनवन रायपुर में संचालित कराया जा रहा है।
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देश पर नंदनवन जंगल सफारी नया रायपुर में प्रकृति दर्शन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। नंदनवन नया रायपुर द्वारा संचालित प्रकृति दर्शन कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के 50 से अधिक स्कूल और 10 से अधिक कॉलेज के लगभग 7,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। प्रकृति दर्शन कार्यक्रम से विद्यार्थियों को प्रकृति और वन्य जीवों से जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाना, पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण समारोह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 नवंबर से 6 नवंबर तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव व अलंकरण समारोह का 3 दिवसीय आयोजन इस बार 4 नवंबर से 6 नवंबर 2024 तक नया रायपुर अटल नगर में किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव 2024 का उद्घाटन 4 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। वहीं राज्य अलंकरण समारोह एवं राज्योत्सव का समापन 6 नवंबर 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के मुख्य आतिथ्य में किया गया। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 6 नवंबर को राज्य अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ सरकार नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया है। तो मोहन यादव ने शुभारंभ किया है, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने इसको समापन किया है। ठीक है। रायपुर शहर से राज्योत्सव स्थल तक जाने और वापस आने के लिए जिला प्रशासन द्वारा दर्शकों को 4 से 6 नवंबर तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इस वर्ष छत्तीसगढ़ की 24वीं वर्षगांठ होगी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, रायपुर में आयोजित भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ कौन करेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नितिन गडकरी जी ने किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 8 नवंबर 2024 से रायपुर में आयोजित भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में 8 नवंबर से 11 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव भी 8 नवंबर को आयोजित अधिवेशन के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। 4 दिनों तक चलने वाले भारतीय सड़क कांग्रेस के अधिवेशन में सड़क निर्माण और सड़क सुरक्षा से जुड़े देश भर के 2000 से अधिक विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, अभियंता और अधिकारी शामिल होंगे। इस मौके पर श्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति दी है। इनमें 4 राष्ट्रीय राजमार्गों में 4 लेन के लिए डीपीआर की स्वीकृति भी शामिल है। श्री नितिन गडकरी ने सड़कों के निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क निधि से 900 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगर पालिका अधिनियम में बदलाव किए जाने के बाद महापौर का चुनाव कैसे होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष चुनाव होगा। प्रदेश में सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव एक साथ कराने पर विचार कर रही है। इसकी तैयारी के फलस्वरूप ही अध्यादेश लाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में बदलाव किया है। इसके तहत राज्य में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। 2018 में जब कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने महापौर चुनाव के नियमों में बदलाव किया था। इसके तहत पहले जनता द्वारा पार्षदों के साथ महापौर का चुनाव होता था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बदलते हुए पार्षदों को महापौर चुनने का अधिकार दे दिया था। अब जनता के द्वारा नगर पंचायत और नगर निगमों में अध्यक्ष और महापौर प्रत्यक्ष रूप से चुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जनजाति सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री विष्णुदेव साय को बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को बनाया गया है, उपाध्यक्ष श्री रामविचार नेताम जी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद गठित कर दी गई है। इस परिषद में कुल 18 सदस्य हैं, जिनमें वन मंत्री सहित 13 विधायक और 4 सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव इस परिषद के सचिव होंगे। अगला प्रश्न है, जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, पहले स्थान पर है। जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर। छत्तीसगढ़ राज्य में जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत जल संचय के 1,53,533 कार्य पूर्ण किए गए तथा 10,782 कार्य प्रगतिरत हैं। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में देश के पहले 10 जिलों में छत्तीसगढ़ के 8 जिलों ने अपना स्थान बनाया है। छत्तीसगढ़ में जन भागीदारी के जल संचय के कार्यों में राज्य में पहले स्थान पर रायपुर जिला है, दूसरे स्थान पर बिलासपुर जिला है तथा तीसरे स्थान पर रायगढ़ जिला शामिल है।
वहीं 10वें स्थान पर धमतरी जिला है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अन्य गतिविधियों के अलावा कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं, बोरवेल पुनर्भरण शाफ्ट के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है, जिससे भंडारण क्षमता बढ़ेगी और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला यूथ हब का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी दंतेवाड़ा में किया गया है। दंतेवाड़ा जिले के युवाओं को शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता विकास के अवसरों तक आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से गीदम स्थित बीपीओ भवन में यूथ हब का उद्घाटन स्थानीय विधायक श्री चैत्रा मटामी द्वारा किया गया। यूथ हब एक ऐसा केंद्र होगा जहां दंतेवाड़ा के युवा उच्च शिक्षा, कौशल आधारित रोजगार प्रशिक्षण और उद्यमिता के अवसरों का लाभ ले सकते हैं। दंतेवाड़ा जिले का नवीन पहल के तहत यूथ हब छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाला पहला हब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने छत्तीसगढ़ की रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा सीट उपचुनाव में जीत हासिल की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुनील कुमार सोनी ने की है। छत्तीसगढ़ की रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुनील कुमार सोनी ने जीत हासिल की है। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा को 46,167 मतों से शिकस्त दी है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री की कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत सरकारी और निजी संस्थानों के मेधावी छात्रों को शिक्षा ऋण के रूप में वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत देश भर के 22 लाख से अधिक छात्रों को कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला प्राप्त करने वाला कोई भी मेधावी छात्र बैंकों और वित्तीय संस्थानों से किसी जमानत या गारंटर के बिना कर्ज प्राप्त करने योग्य होगा। इस योजना के तहत देश के शीर्ष 860 उच्च संस्थानों में एडमिशन लेने वाले मेधावी छात्रों को शिक्षा लोन प्रदान किया जाएगा। इस योजना में हर साल 1 लाख छात्रों के लिए 3% ब्याज सब्सिडी और ई वाउचर शामिल है। जिन विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक है और वे किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजनाओं के तहत लाभ के पात्र नहीं है, उन्हें 10 लाख रुपए के ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान 3% ब्याज की छूट भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए वर्ष 2024-25 से 2030-31 के दौरान 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 7 लाख नए छात्रों को लाभ होगा। इस योजना के तहत 7.5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए केंद्र सरकार 75% क्रेडिट गारंटी मुहैया करवाएगी। इस ऋण के अंतर्गत ट्यूशन शुल्क और पाठ्यक्रम से जुड़े अन्य खर्च शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार आईआईएम रायपुर के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में मास्टर पाठ्यक्रम शुरू करेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुड गवर्नेंस फेलो योजना। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 21 और 22 नवंबर 2024 को रायपुर में गुड गवर्नेंस विषय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार आईआईएम रायपुर के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में मास्टर पाठ्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए छात्रों का चयन कैट के माध्यम से किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में एग्री स्टेक परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डिजिटल कृषि से संबंधित है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए एग्री स्टेक परियोजना संचालित की जा रही है। इसके तहत ग्राम का जियो रिफ्रेशिंग सर्वेक्षण नक्शा, राजस्व संबंधी अधिकार, अभिलेख और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 20 जिलों में जियो रिफरेंसिंग तकनीक से सर्वे का नक्शा तैयार करने का काम चल रहा है। अब तक 10,243 गांवों में यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में एग्री स्टेक परियोजना के तहत डिजिटल फसल सर्वेक्षण 3 जिलों में पूर्ण रूप से किया जा रहा है तथा 16 जिलों की एक तहसील में भी फसल सर्वेक्षण किया जा रहा है। आगामी दिनों में राज्य के सभी जिलों में डिजिटल फसल सर्वे का काम होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए चुना गया है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कांकेर जिले को चुना गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले को मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए चुना गया है। कांकेर जिले को यह राष्ट्रीय अवार्ड 21 नवंबर 2024 को विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर मिलेगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सम्मान प्रदान करेंगे। मछली बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में प्रति वर्ष 7.30 लाख टन मत्स्य उत्पादन हो रहा है। छत्तीसगढ़ अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में 8वें स्थान पर। पात्रता अनुसार मत्स्य कृषकों को 1% से लेकर 3% ब्याज पर अल्प अवधि ऋण भी दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री बुटलू राम माथुर को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में राज्योत्सव के अवसर पर राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन 6 नवंबर 2024 को किया गया। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने राजधानी रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में आयोजित राज्य अलंकरण समारोह में सम्मानित होने वाले व्यक्तियों के नाम की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने छत्तीसगढ़ राज्योत्सव राज्य अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ के 36 अलंकरण से विभिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट योगदान वाले 37 विभूतियों एवं 4 संस्थाओं को सम्मानित किया है। राज्य अलंकरण समारोह में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदिवासी पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार श्री बुटलू राम माथुर को प्रदान किया है। श्री बुटलू राम माथुर नारायणपुर जिला के मुरुमपारा से हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने चर्चित रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 115वें एपिसोड में श्री बुटलू राम माथुर का जिक्र किया था। तो राज्योत्सव 2024 में विभिन्न अलंकरणों से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों के नाम जो घोषित हुए हैं उसमें शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान में श्री बुटलू राम माथुर है। यति यतनलाल सम्मान में मनोहर गौशाला खैरागढ़ है। गुंडाधुर सम्मान जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है उन्हें श्री छोटी मेहरा को दिया गया है। मिनी माता सम्मान सतनामी महिला जागृति समिति कोहका जिला दुर्ग को दिया गया है। गुरु घासीदास सम्मान श्री राजेंद्र रंगीला को दिया गया है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार शशिकांत द्विवेदी। महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान तीरंदाजी के क्षेत्र में श्री विकास कुमार को दिया गया है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं बस वही बता रहा हूँ दोस्तों, इसके सारे डिटेल की पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर रखी है, ठीक है, तो आप वहां से भी इसको पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान जो है अखिल भारतीय वनवासी आश्रम को दिया गया है। सुंदरलाल शर्मा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सत्यभामा आडिल को दिया गया है। चक्रधर सम्मान पंडित श्री सुधाकर राम भाव शेवलीकर को दिया गया है। दाऊ मंदा जी सम्मान श्री पंडरीराम मंडावी। डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार श्री शिव कुमार चंद्रवंशी श्री खेमराज पटेल को दिया गया है। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार जो है प्रिंट मीडिया हिंदी के क्षेत्र में श्री भोला राम सिन्हा को दिया गया है। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता का पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी में श्री मोहन तिवारी को दिया गया है। मधुकर खेल स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रिंट मीडिया अंग्रेजी के क्षेत्र में श्री मुकेश एस सिंह को दिया गया है। दानवीर भामाशाह सम्मान श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल। धनवंतरी सम्मान डॉक्टर मनोहर लाल लहजा। विलासा देवी केवट मत्स्य विकास पुरस्कार जो है श्री विनोद दास को दिया गया है। भंवर सिंह पोर्ते पुरस्कार छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान को दिया गया है। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान श्री राम नरेश यादव को दिया गया है। देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार श्री भगत गुलेरी को दिया गया है। देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार श्री राधेलाल रात्रि को दिया गया है। लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार जो है डॉक्टर पीसी लाल यादव को दिया गया है। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान जो है श्री सुरेंद्र तिवारी और श्री प्रकाश चंद्र पंत को दिया गया है। माधवराव सप्रे पुरस्कार से जो है श्री अतुल जैन को सम्मानित किया गया है। वहीं कलारिन सम्मान से कुमारी चित्रलेखा सिन्हा को सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से निम्न में से कौन हेलेन केलर अवार्ड 2024 से सम्मानित हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री बसंत साहू सम्मानित हुए हैं। धमतरी जिले के कुरुद में रहने वाले दिव्यांग समाज सेवी और चित्रकार श्री बसंत साहू को हेलेन केलर अवार्ड 2024 से सम्मानित
हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने श्री बसंत साहू को जन्मदिन और इस सम्मान के लिए बधाई दिया है। अगला प्रश्न है, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ के कितने स्वास्थ्य संस्थाओं को गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 14। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने वाले छत्तीसगढ़ के 14 शासकीय अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इसमें 10 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। अगला प्रश्न है, एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 के लिए छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 9 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन ने राज्य के 9 खिलाड़ियों का चयन आगामी एशियन थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में भाग लेने के लिए किया है। यह चैंपियनशिप 15 से 17 नवंबर 2024 तक गोवा के फ्रीडम इंडोर स्टेडियम के बॉक्सिंग हॉल में आयोजित की जाएगी, जिसमें एशिया के कई प्रतिभाशाली एथलीट भाग लेंगे। इसमें दंतेवाड़ा जिले से भी 5 खिलाड़ी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा 17 नवंबर 2024 राजधानी रायपुर के मोवा स्थित स्पोर्ट्स बैडमिंटन अरीना में आयोजित सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन स्पर्धा 2024 के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ व कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए देने की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी इस बार किस राज्य को मिली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन छत्तीसगढ़ को मिली है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी इस बार छत्तीसगढ़ को मिली है। यह खेल प्रतियोगिता 14 से 20 दिसंबर 2024 तक आयोजित की जाएगी। खेल प्रतियोगिता में 15 एकल एवं युगल तथा 7 सामूहिक खेल, इस तरह कुल 22 खेलों का आयोजन किया जाएगा। 14 से 20 दिसंबर 2024 के मध्य प्रस्तावित एकलव्य आवासीय विद्यालय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में देश के 25 राज्यों में संचालित एकलव्य विद्यालय से लगभग 6000 से अधिक खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में आयोजित 7वां अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स एथलीट स्पर्धा में छत्तीसगढ़ ने कितने पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 57 पदक जीते हैं। तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स स्पर्धा, जिसके आयोजनकर्ता जो थे बंगाल मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन था, आयोजन स्थल जो था पश्चिम बंगाल था। इसमें छत्तीसगढ़ के 33 खिलाड़ी ने भाग लिया, जिसमें 5 गोल्ड सहित कुल 57 पदक मिले हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही निशा यादव छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिलासपुर जिले से संबंधित है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में आयोजित रिवर व्यू पर बने श्री राम सेतु मार्ग के लोकार्पण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही निशा यादव को स्वेच्छानुदान से स्वीकृत 3,45,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया। निशा यादव अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर्वत को फतह करना चाहती है। वे माउंट एवरेस्ट को भी फतह करना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पुस्तक हल्बा जनजाति की वाचिक परंपराएं के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्री दामेसाय बघेल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर श्री दामेसाय बघेल द्वारा लिखित पुस्तक हल्बा जनजाति की वाचिक परंपराएं का विमोचन किया। हल्बा जनजाति की वाचिक परंपराएं में जनजातियों की प्राचीन जीवन शैली के संबंध में पुरखों की व्यवस्था, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृतक संस्कार का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ इसमें देव संस्कार की जो रीति रिवाज, उनकी मान्यताएं तथा कला, साहित्य, संस्कृति, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक धरोहर का लेख को भी समाहित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हाल ही में चर्चित त्रिनयन ऐप यह किस विभाग से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पुलिस विभाग से संबंधित है। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा त्रिनयन ऐप तैयार किया गया और छत्तीसगढ़ पुलिस ने त्रिनयन ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य शहर के शासकीय व निजी सीसीटीवी कैमरों में इस ऐप पर जोड़ना है, ताकि जांच में विलंब ना हो। इसके माध्यम से निजी और शासकीय सीसीटीवी कैमरों की जानकारी अपलोड की जा रही है। पूरे प्रदेश में त्रिनयन ऐप काम कर रहा है और रायपुर जिले में ही 2300 कैमरे जोड़ लिए गए हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में राम सेतु मार्ग का लोकार्पण किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिलासपुर जिले में किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 23 नवंबर को बिलासपुर के रिवर व्यू पर बने श्री राम सेतु मार्ग का लोकार्पण किया है और साथ ही साथ बिलासपुर जिला में फिर से मल्हार महोत्सव शुरू किया जाएगा। इस महोत्सव के आयोजन के लिए राज्य सरकार 20 लाख रुपए की राशि देगी। पिछली कांग्रेस की सरकार ने मल्हार महोत्सव के आयोजन को बंद कर दिया था। इनमें प्रमुख घोषणाएं क्या है? देश का पहला कवर्ड और ओपन रिवर फ्रंट गार्डन राम सेतु मार्ग पर बनेगा। छत्तीसगढ़ का पहला रिवर क्रूज पर रेस्टोरेंट अरपा रिवर व्यू पर बनेगा। मल्हार महोत्सव को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की गई है और इस महोत्सव के लिए 20 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा देने की घोषणा भी की गई है। अगला प्रश्न है, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में कहां राज्य स्तरीय आयोजन किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रायपुर में किया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती अंतर्गत जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 14 एवं 15 नवंबर को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में राज्य स्तरीय भव्य आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 15 नवंबर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में इसे जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया था। तभी से प्रति वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आदिवासी महानायक भगवान बिरसा मुंडा की यह 150वीं जयंती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के जनजाति समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बैगा, गुनिया, सिरहा लोगों के लिए मुख्यमंत्री सम्मान निधि के तहत उन्हें प्रति वर्ष कितने हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन है 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह के अवसर पर राज्य के जनजातीय समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बैगा, गुनिया, सिरहा लोगों के लिए मुख्यमंत्री सम्मान निधि दिए जाने की घोषणा की है। इसके तहत उन्हें प्रति वर्ष 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनजातीय गांवों में धार्मिक और मांगलिक कार्य के लिए अखड़ा निर्माण विकास योजना शुरू करने और जनजातीय समुदाय के शहीदों की प्रतिमाएं चिन्हित स्थलों पर स्थापित किए जाने की घोषणा भी की है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए, धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 80,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है, जिसके चलते जनजातीय इलाकों में तेजी से बुनियादी सुविधाओं के विकास और जनजाति के बेहतरीन काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 6600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का सौगात देते हुए बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती वर्ष शुभारंभ की स्मृति में 150 रुपए का सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा कहां तक के लिए शुरू किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी, तो दुबई और सिंगापुर के लिए शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी भवन में केंद्रीय नागरिक उन्नयन मंत्री श्री किंजूरापू राममोहन नायडू से मुलाकात की। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा दुबई और सिंगापुर तक शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो हब विकसित किया जाएगा एवं रायपुर एयरपोर्ट से पटना और रांची के लिए भी हवाई सेवा शुरू करने की सहमति मिली है। मुख्यमंत्री श्री साय ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने की मांग भी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 47वां राउत नाचा महोत्सव किस जिले में आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिलासपुर जिले में आयोजित किया गया है। बिलासपुर जिले के लाल बहादुर स्कूल परिसर में 47वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन 23 नवंबर को किया गया। इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री तोखन साहू थे। इस नाचा का प्रारंभ सन 1978 से हुआ है। प्रमुख वाद्य यंत्र जो होता है इसमें गढ़वा बाजा होता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 जनवरी से 14 जनवरी तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी से 14 जनवरी 2025 तक होगा। राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक सहभागिता और भाईचारा में बढ़ोतरी के उद्देश्य से राज्य के युवाओं को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले युवा महोत्सव में 13 प्रकार के विधाओं से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024-25 में आवंटित कुल प्रधानमंत्री आवास का कितने फीसदी हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 22% हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिला है। केंद्रीय
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024-25 में आवंटित कुल पीएम आवास का 22% हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिला है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2024-25 के लिए कुल 37,80,000 ग्रामीण आवास की योजना को आकार दिया था, जिसमें 22% हिस्सेदारी छत्तीसगढ़ की सुनिश्चित कर दिया है। एक साल में छत्तीसगढ़ में अब गरीब आदिवासी, गरीब अन्य जाति वर्ग के लोगों को 8,61,000 आवास मिलेंगे। मतलब पहले चरण में 8,61,000 गरीबों को आशियाना मिल सकेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किस फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द साबरमती रिपोर्ट को की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। इस फिल्म में 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन हादसे की कहानी की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है। आज की इस रिवीजन वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।